सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मेंस आईएएस मेंस के जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसके एक विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। भारतीय समाज आईएएस की मुख्य परीक्षा के जीएस फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कई सारे टॉपिक विद्यमान हैं और जीएस फर्स्ट पेपर में अंक पाने के लिए यह सब्जेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो और ये निश्चित ही हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है और कहीं न कहीं यह भारतीय समाज में कुछ विशेषताओं को तो समाहित करता ही है, साथ में कुछ समस्याओं को भी समाहित करता है। और चूंकि एक भारतीय इसी समाज में जीवन जीता है, इसलिए कहीं न कहीं विद्यार्थियों के मन में इस विषय को लेकर, इंडियन सोसाइटी को लेकर कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भावना भी, अच्छी भावना भी होती है और वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो हम लोग अब इस नए विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारतीय समाज। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं भारतीय समाज के प्रत्येक टॉपिक को विधिवत पढ़ाऊं। हालांकि मैं जितने भी लेक्चर मैंने लिए मैं विधिवत लिए हैं। विधिवत कहने से सेंस मेरा यहां यह है कि क्रमबद्ध रूप से इस सब्जेक्ट को मैं पूरे रूप से कंप्लीट करूं, ताकि मेंस की परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी बैठे तो इंडियन सोसाइटी का जानकारी लेने के लिए उसको सभी ज्ञान जो है मेरे इस लेक्चर से प्राप्त हो जाए। ठीक है, चाहे वो उस तैयारी करने में हो, चाहे वो दोहराव करने में हो, हर प्रकार की प्रक्रिया में उसको पूरा सहयोग मेरे इस लेक्चर वीडियो श्रृंखला से मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज का जो मैंने पहला चैप्टर लिया है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। भारतीय समाज जब दुनिया के समक्ष, जब किसी के व्यक्ति के सामने जब भारत का नाम लिया जाता है, आप कल्पना कीजिए जब भारत गुलाम था तो पूरी दुनिया में भारतीयों के लिए और भारत के लिए जो उद्बोधन किया जाता था वो था सांप और सपेरों का देश। कहां से आए हैं? सांप और सपेरों के देश से। लेकिन उस समय भी भारतीय संस्कृति की अविरल धारा पूरे दुनिया को अभिभूत कर रही थी। एक ऐसा सांस्कृतिक देश, एक ऐसा समाज जो अपने रहन सहन, खान पान, अपने आदर्शों, अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने धर्म से पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा था। और भारतीय समाज को उसके वर्षों पुराने संस्कृति और उसके वर्षों पुराने सभ्यता से दुनिया को, आधुनिक दुनिया को अगर पहली बार किसी ने परिचित कराया तो वे थे स्वामी विवेकानंद। 1893 के धर्म संसद में उन्होंने यही तो बताया, भारतीय संस्कृति का आधुनिक विश्व में प्रतिनिधित्व करने का काम जो है और आधुनिक विश्व में पहली बार मान्यता दिलाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। तो इस अविरल संस्कृति को, जिसकी धारा अनंत काल से बहती चली आ रही है, उस अविरल संस्कृति और समाज का की मुख्य विशेषताओं को हम आज पढ़ेंगे। भले ही विदेशी उसको उसकी आलोचना और खंडन और उसको अपमानित करने की भावना से सांप और सपेरों का देश कहते थे, लेकिन यही भारत उस समय भी दुनिया में विश्व गुरु की संकल्पना, विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त किए हुए था। तो आज इसी विश्व गुरु भारत की सामाजिक विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, समझेंगे
और निश्चित ही यह हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो आइए देखा जाए कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी भारतीय समाज के क्या मुख्य मुख्य तत्व हैं, क्या मुख्य मुख्य लक्षण हैं, क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। और यही वे विशेषताएं हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिया है, एक अलग समाज का पहचान इंगित किया है। भारत दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता। देखिए, समाज तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जहां लोग विभिन्न संबंधों से आपस में संबंधित होते हैं और जहां विभिन्न क्रियाकलापों से वो आपस में जुड़े भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रकार के आदर्श यानी नाम से स्थापित करता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करता है, विभिन्न प्रकार के आपूर्ति करता है और समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से एक मानक भी स्थापित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय समाज दुनिया के समक्ष एक अलग विशेषता कैसे रखता है, यानी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसने भारतीय समाज को दुनिया में एक अलग पहचान दिया है। तो जानेंगे हम लोग भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, भारतीय समाज की जो सबसे पहली विशेषता है वह प्राचीनता व स्थायित्व। प्राचीनता और स्थायित्व यानी हजारों वर्षों से भारतीय समाज की अविरल विशेषता सैकड़ों हजारों वर्षों से आज तक चली आ रही है। भारत का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब जो युगों से चला आ रहा हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो और हमेशा चलता रहेगा। तो निश्चित ही सनातन धर्म को धारण करने वाला समाज भी अनंत काल से चला आ रहा है। दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हुई, यूनानो, रूमो, मिस्रो, बहुत सारी संस्कृतियां हुई, सब रच पच गए, लोगों का नामो निशान नहीं रहा। लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की अविरल धारा आज तक युग युगांतर से बहती चली आ रही है और इसमें एक स्टेबिलिटी है, एक स्थायित्व है। स्थायित्व इसलिए है कि आज से हजारों वर्ष पहले जो सामाजिक धार्मिक मानक थे वो आज भी हैं। दुनिया में जहां बहुत सारी संस्कृतियां रचती पचती गई, मिटती बनती गई, भारतीय संस्कृति की अविरल धारा, भारतीय समाज की अविरल धारा आज भी बह रही है। इसीलिए कहा भी गया है, यूनानो, रोमो, मिस्रो मिट गए जहां से, बाकी है बस नामो निशा हमारा, कुछ बास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। भारतीय समाज पर अनंत काल से आक्रमण होते रहे। तमाम संस्कृतियों ने, तमाम आक्रांताओं ने, तमाम लुटेरों ने, तमाम जातियों ने भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा, लूटते रहे। लेकिन भारतीय समाज के स्थायित्व को वो नष्ट नहीं कर सके। उन्होंने नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नष्ट करने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि हजारों वर्ष पहले जो सांस्कृतिक धारा बह रही थी, जो सामाजिक धारा बह रही थी, जो सामाजिक धारा के तत्व बह रहे थे, वो आज भी विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक तत्व मिले हैं, सैकड़ों आक्रमण के बाद वो आज भी भारत के समाज में व्याप्त है। यही भारतीय समाज का स्थायित्व और प्राचीनता है और ये उसको अलग स्थान दुनिया के में प्रदान। दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां आती गई, बहुत संस्कृतियों का नए रूप से निर्माण भी हो गया, बहुत सारे नए धर्मों की स्थापना, लेकिन हम लोग आज तक भारतीय सनातन संस्कृति, सनातन समाज आज भी उस युग युगांतर से बहने वाली
अविरल धारा को आज भी समेटे हुए, वो जस का तस बना हुआ। देखिए ना, दुनिया आज क्या कर रही है, ग्लोबल विलेज, पूरा दुनिया एक वैश्विक गांव है। संचार व्यवस्था ने पूरे दुनिया को अब विश्व में, देशों में नहीं बल्कि वो ग्लोबल एक विलेज यानी वैश्विक गांव में बदल दिया है। और कहीं ना कहीं वैश्विक गांव की जो अवधारणा है वो आर्थिक साम्राज्य का एक कुटिलतापूर्ण षड्यंत्र है, जिसमें पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से कब्जा करने के लिए ग्लोबल विलेज की अवधारणा लाई गई है। एक आर्थिक अवधारणा कहीं न कहीं है, लेकिन इनसे हजारों वर्ष पहले हमारे पुरखों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी थी। वसुधैव कुटुंबकम कहीं न कहीं भारतीय समाज के विशाल व्यक्तित्व को, विशाल हृदय को इंगित करता है, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। पूरे विश्व को गांव नहीं माना गया है, पूरे विश्व को एक देश नहीं माना गया है, बल्कि पूरे विश्व को एक कुटुंब यानी परिवार माना गया। भारत की संस्कृति की यही तो महानता है, जिसमें हम सबको एक भाई के रूप में मानते, एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते। पूरे विश्व को एक करने की इससे महान नैतिक अवधारणा दुनिया के किसी भी किताब में दिखाई नहीं देती है, जिसमें नैतिकता के आधार पर, जिसमें आदर्श के आधार पर, जिनमें जो है नैतिक मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया को एक परिवार बनाने की बात की गई है। तलवार के आधार पर, शक्ति के आधार पर, परमाणु बम के आधार पर पूरी दुनिया को एक परिवार बनाने का, एक समाज बनाने का, एक धर्म बनाने का, एक देश बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, बल्कि आदर्श के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, मूल्यों के आधार पर एक कुटुंब माना गया है, एक परिवार माना गया है। यह है भारतीय समाज का स्थायित्व और प्राचीनता। और आप देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ी दिमाग से, दिल से भी लिखना है, यानी ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर के सीधे वो दिल पर चोट करे। और आप देखिएगा कि जब आप दिल से लिखेंगे, एग्जामिनर आपको बहुत नंबर देगा। अरे एग्जामिनर, भारतीय समाज का जब लेखन आप कर रहे हैं तो आपको भावनात्मक वहां होना है, लगना चाहिए कि आप बिल्कुल व्याप्त हो गए अपने समाज में। केवल बुराइयों को मत देखिए, भारतीय समाज की उन विशेषताओं को देखिए जो आज भी उसको एक अविरल धारा के रूप में बहा रही। उसी में आज पहले आपको मैंने एक बताया, प्राचीनता और स्थायी। दूसरी है सहिष्णुता, टॉलरेंस। पूरी दुनिया सहिष्णुता की बात करती है, पूरी दुनिया टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भारतीय समाज की सहिष्णुता क्या है? पूरी दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता, सेकुलरिज्म की बात की गई, लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि सेकुलरिज्म की भाषा पूरे दुनिया के संबंध में धार्मिक तटस्थता, धार्मिक उदासीनता और धार्मिक घृणा के रूप में भी विकसित हुई? लेकिन भारत में सहिष्णुता जो है वो समन्वय के आधार पे है, वो समभाव के आधार पे है, वो सर्वधर्म समभाव के आधार पर है। विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न संस्कृतियां भारत में समय समय पर आती रही, यहां तक कि वो आक्रमणकारी के रूप में आती रही, लेकिन भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की उदात्त भावना आप देखिए कि सबको हमने स्वीकार किया। ताकतवर थे हम, शक्तिशाली थे हम, लेकिन ताकतवर और शक्तिशाली होते हुए भी हमने सबको स्वीकार किया। यह है सहिष्णुता। शक्ति होते हुए भी हमने सबको स्वीकार किया, यह है सहिष्णुता। सहिष्णुता की भावना हमने मजबूरी में नहीं अपनाया, सहिष्णुता की भावना हमने शक्ति के बल पे नहीं अपनाया, सहिष्णुता की भावना हमने तलवार के बल पे नहीं अपनाया, सहिष्णुता की भावना हमने प्रेम के बल पे अपनाया, हमने भाईचारा के बल पे अपनाया, हमने पारिवारिक भावना के रूप में अपनाया।
सबको अपना समझा। और यदि हमने सबको अपना समझा तो ये भावना सहिष्णुता कहलाती है। हमने सबको सहन किया, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भावना। समय समय बहुत लोग आते रहे, लोग विवाद करते रहे, इससे हमारी समाज नहीं प्रभावित हो, हमारा संस्कृति नहीं प्रभावित होता है और ना ही वो कलंकित होता है। कुछ लोगों की स्वार्थी भावना अगर भारतीय समाज पर चोट कर रही है, भारतीय समाज को भ्रष्ट कर रही है, तो इससे हमारे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति एक उत्तम प्रकृति की है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। यही कहावत भारतीय समाज के लिए भी पूर्ण रूप से सत्य है। बहुत सारे तमाम भ्रष्ट, आक्रमणकारी, दानवीय प्रकृति के लोग आते रहे, चोट करते रहे, विष फैलाते रहे। आज भी लोग फैलाने का प्रयत्न करते हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर। लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति की जो उदात्त भावना है, जो महान भावना है, वो आज बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी। इसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। ये सहिष्णुता का ही परिचायक है। हमने सबको सहा, सबको स्वीकार किया, दिल की भावना से स्वीकार किया, उनको अपने परिवार का सदस्य माना। ये सहिष्णुता है। घृणा की भावना सहिष्णुता नहीं है, तटस्थता की भावना सहिष्णुता नहीं है, जबरदस्ती बेमन का स्वीकार करना सहिष्णुता नहीं है। श्रद्धा से स्वीकार करना, आदर्श से स्वीकार करना, नैतिकता से स्वीकार करना, प्रेम से स्वीकार करना, भाईचारे से स्वीकार करना सहिष्णुता, जो हमारे भारतीय समाज ने किया, जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे, उसको देना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि अपने आप लेखन शैली से एग्जामिनर को मजबूर कर सकते हैं नंबर देने के लिए, लेकिन जब आप दिल से लिखेंगे तो निश्चित एग्जाम मिलेगा। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की एक महान विशेषता है, जो समन्वय और श्रद्धा पर आधारित है। कोई इसको बर्बाद करता हो, ये उसकी समस्या है। अगर राजनीति इसको बर्बाद कर रही है तो राजनीति की समस्या है। अगर बहुत सारे धार्मिक रूढ़िवादी इसको बर्बाद करें, उनकी समस्या है, समाज की समस्या नहीं है। यह अलग की बात है कि इसने समाज को गंदा करने का प्रयत्न किया है। तमाम पाश्चात्य संस्कृतियों ने, तमाम विरोधी संस्कृतियों ने भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं ये समाज के भी अंग बन गए हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति का जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को टच करने की इनकी क्षमता भी नहीं। मैं उसी स्थायी भाव का बखान कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की विशेषता का बखान शब्दों में नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, पूरी यूरोप और अमेरिका आपके ज्ञान से अभिभूत हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप ये सन्यासी ताना बाना पहने हुए घूम रहे हैं। अरे आप टाई सूट बूट पहनिए, पूरा अमेरिका यूरोप आपके तरफ घूम। उस प्रश्न का जवाब स्वामी विवेकानंद ने जो दिया, भारतीय समाज और संस्कृति की महानता का परिचय है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुम्हारे देश में टेलर जो है टाई सूट बूट पहनाकर लोगों को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे देश में व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति का मूल्य, व्यक्ति का आदर्श उसको परफेक्ट बनाता है। व्यक्ति का वस्त्र नहीं उसको परफेक्ट बनाता है, व्यक्ति की भावना उसको परफेक्ट बनाती है। ये भावना कहां से आया? ये भारतीय समाज से आया।
भारतीय संस्कृति से आया और इसी भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता का बखान स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में कर रहे थे, जिसके बाद तो अमेरिकी जो है अवाक रह गए, निशब्द रह गए और वो आज तक उनका गुणगान कर रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति और समाज की विशेषता, जिसके नायक के रूप में, जिसके महानायक के रूप में धर्म संसद में डंका बजा दिया स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। आप इन एग्जाम्पल्स को देते हुए एग्जाम में जरूर लिखिए, ऐसे मत लिखिए, आप इसको देते चलिए एग्जामिनेशन हाल में। ठीक है ना। और देखिएगा आप नंबर बिल्कुल हर हाल में आपको एग्जामिनर देगा ही। अगली जो विशेषता है वह समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। भारतीय संस्कृति में, समाज में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जनजातियां एक बहुलवादी संस्कृति है और इस बहुलवादी संस्कृति में समन्वय है और सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी अपने अपने कार्य को अपने अनुसार कर रहे हैं। एक दूसरे में कोई भी दुराव खिंचाव, देखिए ऐसा ये कहना कि भाई बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे दंगे, और भाई ये तो समाज है। सकारात्मक शक्तियां अगर भारतीय समाज को महानता का परिचायक है भारतीय समाज के, तो कहीं न कहीं कुछ नकारात्मक शक्तियां भी विद्यमान है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें केवल सकारात्मक शक्ति हो, वहां नकारात्मक शक्ति भी होती है और नकारात्मक शक्तियां इस समाज की महानता का ही परीक्षा लेती हैं। लेकिन देखिए ना, इन नकारात्मक शक्तियों ने कहीं भारतीय समाज और संस्कृति के परीक्षा को कभी फेल हुई? भारतीय समाज संस्कृति कभी नहीं। ये बार बार परीक्षा लेते हैं, हम बार बार पास हो जाते हैं और होते रहेंगे, अनंत काल तक हम परीक्षा में पास होते रहेंगे। तो आप इससे नहीं कह सकते कि भाई ये सारे चीजें हैं, तो ये कोई सांस्कृतिक विशेषता नहीं, हमारे समाज की विशेषता नहीं है, ये दुर्गुण है। ये दुर्गुण है जो हमारे गुणों को प्रभावित करने का कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है, सफल नहीं होगा। समन्वय एग्जाम्पल है। अगर हम भारत के सभी संस्कृतियों को नदी मान लें, तो भारतीय समाज और संस्कृति वह सागर है जिसमें सभी संस्कृतियां आकर मिल गई हैं, रच पच गई हैं। यह भारतीय संस्कृति के समन्वय का महानतम उदाहरण है। दुनिया में जहां संस्कृति आप देखेंगे, सांस्कृतिक समय संघर्ष चल रहा है। अगर भारत में लोगों की जो मन का विष है, अगर वो समाज में विष न घोले, लोगों का जो स्वार्थ है, लोगों की जो मक्कारी है, लोगों की जो धूर्तता है, ये अगर भारत के समाज में जहर न घोले, तो भारतीय संस्कृति की जो महानता है उसमें उसके बारे में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लोग जहर घोल रहे हैं तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय संस्कृति की कोई अवगुण है, दुर्गुण। ऐसा नहीं, ये वाह है दुर्गुण है जो जबरदस्ती हमारे सांस्कृतिक और समाज में भरे जा रहे हैं। तो समन्वय सभी का एक साथ रहकर अपने कार्यों को अपने हिसाब से करने की जो भावना है, ये भारतीय समाज की महत्वपूर्ण समन्वयात्मक भावना है। और जिस प्रकार से सभी नदियां मिलकर सागर का निर्माण करती हैं, सभी संस्कृतियां अगर नदी मान लिया जाए, तो भारतीय समाज एक सागर है जिसमें सभी नदियां मिलकर रच-पच गई हैं और अपने अपने कार्यों को कर रही हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो आध्यात्मवाद है। दुनिया की संस्कृति या दुनिया का जो समाज है, वो जिस मानसिकता पर उसकी स्थापना होती है वो है भौतिकता। भारत में भी एक दर्शन हुआ जो भौतिक संस्कृति को ही महत्व देता था और उसका कहावत ही था, यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। यानी जब तक जीना है सुखी जीना है, भौतिक सुखों के सहित जीना है, भले ऋण लेकर भी घी पीना पड़े लेकिन सुखी जीना है। यह वह विचारधारा है जो भौतिक सुख पर
जो ऐन्द्रिक सुख पर को महत्व देता है, और दुनिया का जो भोगवादी समाज है वो इसी नींव पर रखा गया है। लेकिन भारत का समाज जो है उसकी नींव भौतिक सुख पर नहीं रखा है, ऐन्द्रिक सुख पर नहीं रखा है, बल्कि वो आध्यात्मिक आनंद पर रखा है, आध्यात्मिक हर्षोन्माद पर रखा हुआ है। यहां आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक कल्याण और आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक उत्कर्ष पर जोर दिया गया है। यहां केवल ऐन्द्रिक सुख या भौतिक सुख पर बल नहीं दिया गया है। इसलिए आध्यात्मवाद जो है वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, जिसमें ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर जोर दिया गया है। एक मनुष्य से यह आशा की जाती है, यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने भौतिक कल्याण की अपेक्षा आध्यात्मिक कल्याण पर अधिक जोर देगा, और आध्यात्मिक कल्याण से केवल लोक नहीं बनेगा बल्कि परलोक भी बन जाएगा। यह भारतीय समाज की महानता ही है कि भौतिक सुख के स्थान पर हम लोगों ने आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया, जिसमें आत्मा और ईश्वर को माना गया है। यहां तक कि आत्मा और ईश्वर को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में माना गया है। पश्चिमी विश्व की मानसिकता जो है वो केवल इंसानों में ही आत्मा मानती है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में नहीं मानती है। भारतीय दर्शन की मानसिकता, भारतीय दर्शन का जो मूल है, नींव है, वो जिस मानसिकता पर रखा है उसमें केवल मनुष्यों के शरीर में ही आत्मा नहीं माना गया है, उसमें जीव जंतु पेड़ पौधों में आत्मा माना गया। और यही आध्यात्मिक सोच जो है वो भारतीय सनातन समाज और धर्म को उत्कर्ष या सर्वोच्चता पर पहुंचाता है। यानी आध्यात्म जो है जिसमें ईश्वर, जीव, जगत सभी के कल्याण की बात की गई है, यह आध्यात्मवाद निश्चय ही भारतीय समाज की प्रमुख और महानतम विशेषता है। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण जो विशेषता है भारत के समाज की, वह धर्म की प्रधानता। भारत का समाज की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो सुबह से शाम तक धार्मिक कार्यों से प्रभावित है। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक भारतीय का जो जीवन है वो धर्म से ही प्रभावित है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक वो मरता है, यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का जो जीवन है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो व्यक्ति का जीवन है वो धर्म से ही प्रभावित है। ठीक है ना। यानी भारतीय समाज जो है एक धार्मिक समाज है। सभी धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपनी अपनी रीतियां हैं, अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना श्रद्धा है, और सब अपना काम स्वतंत्रता से कर रहे हैं। भले बहुत सारी शक्तियां इस स्वतंत्र इस स्थायित्व को, इस शांति को भंग करने का प्रयत्न करती हैं, सफल नहीं होंगी, वो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उनको भारतीय सनातन संस्कृति के स्थायित्व का भान नहीं है। अगर भान होता तो ऐसा प्रयत्न नहीं करती। जो विश्व समुदाय, जो भारत का जो बहुत दुश्मन देश हैं, जो ये सोचते हैं, उनको सबसे पहले भारतीय संस्कृति की अविरल धारा, उसका स्थायित्व समझ लेना चाहिए। अरे अगर इतना आक्रमण किसी और देश पर होता, वो शायद इतिहास बन जाता, ये इतिहास के पन्नों से उसका नाम खत्म हो जाता। हम इतिहास बने नहीं, हमने इतिहास बना दिया। इतिहास तो वो बन गए और इतिहास के पन्नों से वो खत्म हो गए जिन्होंने अटैक किया। हमने तो इतिहास रच दिया। ये हमारे भारतीय समाज का स्थायित्व था कि हमने इतिहास रच दिया।
वो इतिहास बन गए या इतिहास के पन्नों से निपट गए। हमने अपने स्थायित्व, अपने प्राचीनता से इतिहास रच दिया। ये है भारतीय समाज की विशेषता, ठीक है ना। और ये है भारतीय धर्म। हमारे में धर्म कर्तव्य पालन में, ईश्वर को मानना ही नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन में। एक भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है धर्म से प्रभावित है, ठीक है ना। और धर्म प्रमुख है हमारे समाज में, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, अपना अपना कार्य कर रहा है, तो धर्म की प्रधानता। देखिए, आप एग्जामिनर को कंक्रीट चीज बताइए, यथार्थ चीज बताइए, बहुत ज्यादा तथ्य भरने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं उसके विषय में। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा लिख दीजिए जो प्रभावित हो जाए, वो उसके दिल को छू जाए। देखिए, वो नंबर आपको देता है। इसलिए आपको ये सब सारी चीजें, इसलिए मैं कोशिश भी करता हूं कि आपको उन चीज तरीकों से बताने का प्रयत्न करूं जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे। और मैं ये भी कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी भी चीजें आपको बताऊं जो थोड़ी अलग भी हो। केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयत्न मैं अपने लेक्चर सीरीज में नहीं करता हूं। हो सकता है बहुत लोगों को ये पसंद भी ना आता हो, लेकिन भाई केवल अगर मैं किताबी लेक्चर ही दे रहा हूं तो फिर मैं जीवन भर क्या किया हूं। आखिर मैंने भी तो अध्ययन किया है। यह एक व्यक्ति की अपनी मूल अवधारणा भी तो होती है। तो एक बात हमेशा देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में हमेशा मौलिक विचारों को महत्व दिया जाता है, किताबी विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। यह आप देखते होंगे, लिखा भी रहता है। आप आयोग चाहता भी आपके मौलिक विचार, और मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे लेक्चर से आपके मन में कुछ मौलिक विचार डेवलप करें। सब कुछ पढ़कर कुछ आप कहने की स्थिति में आए। मेरे लेक्चर का मूल महत्व मैं यही मानता हूं। इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूं, आप देखते होंगे, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कुछ अलग ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपके अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है, अंतर्निहित शक्ति है, वो बाहर आए और आप भी कुछ कहने की स्थिति में पैदा हो। आपके भी कोई मौलिक विचार विकसित हों, कुछ मौलिक अवधारणाएं विकसित हों, कुछ मौलिकता का विकास हो। किसी पढ़ाई की महत्ता सिविल सेवा की परीक्षा में सबसे ज्यादा यही है कि आपके मौलिक अवधारणा का, मौलिक शक्ति की विकास हो। ये नहीं हो रहा तो किताबी से काम नहीं चलेगा सिविल सेवा, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है, और मैं इसीलिए आपको ऐसे बताता भी हूं, ठीक है ना। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, जिसमें जिन व्यक्तियों ने जिन व्यवसायों का वर्ण किया, वर्ण का मतलब कलर से ज्यादा यहां वर्ण करना है, यानी जिस व्यवसाय को जिसने वर्ण किया उस वर्ण का हो गया। जिसने पूजा पाठ का कार्य किया वह ब्राह्मण वर्ण का हो गया। जिसने राजपाट का कार्य किया, युद्ध का कार्य किया, वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया, जिसको राजन्य भी कहा जाता था। जिसने व्यापार और अन्य कार्यों का कार्य किया वो वैश्य वर्ण का हो गया, और जिसने सेवा कार्य का काम किया वो शूद्र वर्ण का हो गया। लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी था, जो ऊपर नीचे आना जाना हो सकता था। शूद्र ब्राह्मण के कर्म कर सकता था, क्षत्रिय वैश्य के कर्म कर सकता था, और ये उदाहरण है भी, इसके कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाद में जब वर्ण व्यवस्था कठोर हुआ तो वो जाति व्यवस्था में बदल गया, और जाति व्यवस्था ही भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक है। जब तक यह केवल श्रम के स्तरीकरण को कर रहा था और फ्री था लोगों का आना जाना, तब तो सही था, तब तो सही हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं सही था, हो सकता था, लोगों की नजर में हो सकता उस समय के काल में ऐसा रहा हो। लेकिन जब जाति व्यवस्था कट्टर हो गया और जब इसने घिनौना रूप धारण कर लिया और इसी में एक अछूत की भावना भी पैदा हो गई, अस्पृश्यता भी भावना हो गई, तो जाति व्यवस्था भारत का एक कलंक बन गया। किसी भी समाज में और किसी भी समाज में जब कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है जिससे कुछ लोगों का शोषण हो रहा हो, कुछ लोगों को अनंत दुखों का सामना करना पड़ रहा हो, उस व्यवस्था को अच्छा कैसे कहा जा सकता है?
भाई ये तो अच्छा उनके लिए है ना जिनको लाभ दे रहा है, लेकिन जिन बड़ी संख्या में लोगों को हानि हो रही है और अनंत कष्टों को सहन करना पड़ता, उनके लिए कैसे ये अच्छा हो सकता है? अब इसी में कुछ लोगों को आपने अछूत बना दिया। ईश्वर द्वारा, कुदरत द्वारा पैदा किए गए एक इंसान को आप सर्वोच्चता के शिखर पर बैठा दे रहे हैं और एक इंसान को आप अछूत बना दे रहे हैं। उसी ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसान को, क्या ये ईश्वर का अपमान नहीं है? क्या ये कुदरत का अपमान नहीं है? तो इस व्यवस्था को अच्छा कैसे किया जाएगा जब वो उसी ईश्वर के बनाए इंसान को अछूत कर? तो जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय घर पैदा होगा क्षत्रिय होगा। वर्ण व्यवस्था में तो फ्लेक्सिबिलिटी था, ऊपर नीचे आ जा सकते थे, लेकिन जाति व्यवस्था कठोर हो गया और इसमें आप केवल जिसके वहां पैदा होंगे उसी जाति में। ये भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता, आप जाति व्यवस्था भी मान सकते हैं। आज भी यह पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब तो जातीय जनगणना भी हो रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए, जातीय जनगणना हो रही है और इसी के आधार पर बहुत राजनीति भी होगी। फिर भी हम लोग बोलेंगे कि जाति व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, या फला व्यक्ति ने जातिवाद के आधार पर हमसे अन्याय किया। हम उसी जाति व्यवस्था का अंग बन रहे हैं, उसी जातीय जनगणना का अंग बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि फला व्यक्ति ने जाति के आधार पर हमारे साथ अन्याय किया है। कैसे कहने के अधिकारी हैं हम भाई? अगर हम ये कहने के अधिकारी हैं तो हमें निश्चित ही ऐसे प्रत्येक कार्य का बहिष्कार करना चाहिए जो जातीय विषमता को, जो जातीय दुर्गुण को स्थापित करता हो, लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं, उसी का एक अंग बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यह दुर्गुण हमेशा विद्यमान, लेकिन निश्चय ही इसके समापन के बारे में भी भारतीय समाज को जरूर सोचना पड़ेगा। तो जाति व्यवस्था निश्चय ही भारतीय समाज की एक विशेषता रही है। शुरू में इसका कुछ भी योगदान रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए कहीं न कहीं एक कलंक होती चली गई है, जो आज तक भी विद्यमान है। इसमें निश्चित लाभ उन लोगों को था जो सर्वोच्चता के शिखर पे थे, लेकिन जो लोग निम्नता के शिखर पे थे उनको अनंत दुखों का सामना करना। ठीक है ना? इसके अलावा आश्रम व्यवस्था था। आश्रम व्यवस्था एक आर्य के जीवन को 100 वर्षों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों में बांटा गया था। 25-25 वर्ष का पहले वह विद्या का ज्ञान का आरंभ करता था, ज्ञान ग्रहण करता था ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर वह व्यक्ति भारतीय यानी 100 वर्ष तक लोग जीते थे और 100 वर्ष तक के जीवन को नियंत्रित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में था, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार जब होता था तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। फिर गृहस्थ जीवन से कहा जाता था कि भाई अब आपका संबंध जो है थोड़ी ऊपर वाले से भी होना चाहिए। तो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए वह वन में चला जाता था, लेकिन उसका संबंध परिवार से भी रहता था, तो उसको वानप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन जब पूरा संबंध ऊपर से हो जाता था, सामाजिक जीवन से या पारिवारिक जीवन से पूर्णतः संबंध विच्छेद हो जाता था, तो वो संन्यास आश्रम कहलाता था। एक आर्य का जीवन 100 माना गया है, 100 वर्ष तक, और 100 वर्ष तक के जीवन को नियमित और संयमित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कितना इसका पालन होता था ये तो अलग बात है, लेकिन निश्चय ही भारतीय समाज की एक विशेषता के रूप में आश्रम व्यवस्था जरूर विद्यमान है। कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत निश्चित ही भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कर्म सिद्धांत यह कहता है कि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होगा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा होगा। जो अच्छा कर्म करेगा
वो अच्छा योनि में जन्म लेगा, सुखों का भोग करेगा। जो बुरा कर्म करेगा वो निम्न योनि में जन्म लेगा और दुखों का भोग करेगा। चूंकि कर्म का फल एक जन्म में मिल नहीं सकता है, इसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। कुछ कर्म का भोग आपको अगले जन्म में करना पड़ेगा, इसीलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा और इसी को कहा गया पुनर्जन्म। निश्चित ही भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कर्म का सिद्धांत एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा है। भारत के समाज में महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत जरूर मानते थे। इससे आप कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत की महत्ता को जान सकते हैं, ठीक है ना। और कर्म का सिद्धांत कहीं ना कहीं एक भारतीय समाज के व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने का प्रेरणा देता है। एक व्यक्ति को नैतिक जीवन, आदर्श जीवन, सही जीवन, पाप रहित जीवन जीना चाहिए। कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत इस बात को बताता है, क्योंकि अगर आप अनैतिक काम करेंगे, आप पाप करेंगे, अपराध करेंगे, जाहिर सी बात है कर्म सिद्धांत से फल मिलबे करेगा। तो निश्चित ही आप सफल नहीं हो पाएंगे, निश्चित ही आप दुख भोगेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत मानवीय भारतीय समाज को संयमित और एक आदर्श नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता था, इसलिए महत्वपूर्ण भी था। सही और गलत आलोचना प्रत्यालोचना एक अलग की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म सिद्धांत, देखिए हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं डर तो रहता ही था कि अगर हम गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पाएंगे। अरे भाई, कर्म सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं इस बात में महत्व तो रखता ही रहता है कि इस जन्म को तो व्यक्ति के नियंत्रित कर रहा है, अगले जन्म को भी नियंत्रित कर रहा है। हालांकि बहुत लोगों के साथ अन्याय भी होता दिखता है कि हम तत्काल अच्छा कर रहे हो, अच्छा नहीं मिल रहा है, क्या अगले जन्म में मिलेगा? इसकी आलोचना भी होती है, वो मैं एक अलग लेक्चर वीडियो में लाऊंगा कर्म सिद्धांत। आज हम लोग इस विशेषता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोग केवल विवेचक के रूप में आ रहे हैं, आलोचक के रूप में नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जानना चाहिए, मैंने बताया कि सिविल सेवा की परीक्षा में जो भी पढ़िए उसका खंडन और मंडन दोनों जानिए। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने के, आप हर जगह देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सा आज हम लोग विवेचक के रूप में ही चलेंगे। इसके बाद पुरुषार्थ की भावना। एक भारतीय समाज के व्यक्ति के लिए 4 कर्तव्यों को, 4 प्रकार के कामों को करने का अपेक्षा किया गया है, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन, अर्थ यानी भौतिक सुखों और संपत्ति को जुटाना, काम यानी अपने ऐन्द्रिक भोगों को संयमित रूप से, अपने ऐन्द्रिक इंद्रिय भोग को संयमित रूप से पूर्ति करना, वो काम कहलाता है। उसका मतलब केवल विषय वासना ही नहीं है, वो संयमित भोग की बात की गई है, संयमित अर्थ उत्पत्ति की बात की गई है, जिसको अर्थ कहा गया है। माइंड करिएगा, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि बिल्कुल अतिवादी रूप से, कहीं नहीं कहा गया है। संयमित भौतिक सुखों का जो उत्पादन है वो अर्थ है। संयमित काम तुष्टि जो है वो क्या है? काम है, यानी ऐन्द्रिक भोग। ऐन्द्रिक संयमित ऐन्द्रिक भोगों, ऐन्द्रिक सुखों का जो भोग है वो काम है। माइंड कर लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। संयमित भोग की बात की गई है भारत में। और अंतिम जो है धर्म, अर्थ, काम के बाद जो अंतिम व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। जीवन मरण चक्र से मुक्त होना और समस्त प्रकार के दुखों का अत्यांतिक, समस्त प्रकार के दुखों का अंत जो है, सभी प्रकार से अंत, नहीं कोई शारीरिक रह जाए नहीं मानसिक, ठीक है ना। उसको क्या कहा गया है? मोक्ष, मुक्ति, ठीक है ना। ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। भारतीय समाज में के रहने किसी भी सदस्य को इन चारों
पुरुषार्थों और इसी पे पूरी दुनिया चल रही है। हालांकि अब के जमाने में अर्थ और काम की महत्ता कुछ ज्यादा बढ़ गई है, मोक्ष तो कहीं गौड़ हो गया है। वैसे सुधार तो इस धरती में ही हो सकता है, पर ही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये अवधारणाएं लोगों को प्रेरित तो करती ही थी, लेकिन अब का समाज जो है वो केवल दो पर ही लग गया है। धर्म अपने कर्तव्य का पालन था। धर्म माने पर्टिकुलर मजहब नहीं था, धर्म का मतलब था कर्तव्य पालन। वैसे दुनिया का धर्म और भारतीय धर्म में अंतर है। भारत में धर्म जो है वो कर्तव्य पालन और मानव सेवा को कहा गया है। भारत का धर्म कोई मजहब नहीं है, भारत का धर्म है कर्तव्य पालन और मानव सेवा, इसकी बात की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह है अभी विशेषता। इसके बाद है संस्कार। अपनी आत्मशुद्धि के लिए व्यक्ति द्वारा कुछ निश्चित क्रियाकलाप किया जाता था, ठीक है ना, और उसी को कहा जाता था संस्कार। एक भारतीय सनातन व्यक्ति का जीवन जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार होते थे। चाहे वो जात कर्म का संस्कार हो, चाहे पुंसवन का संस्कार हो, चाहे समावर्तन का संस्कार हो, चाहे विद्या आरंभ हो, चाहे विवाह संस्कार हो। कुछ 16 संस्कारों की बात की गई है, ठीक है ना। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जितने 16 संस्कारों की बात की गई है। और कहीं ना कहीं आज भी भारतीय समाज जो है इनमें से कुछ संस्कारों को हर भारतीय करता रहता है। अन्य धर्मों में अलग अलग नाम से होता है, लेकिन वहां भी संस्कार होते ही होते हैं। निश्चित ही संस्कार एक मनुष्य को सभ्य मानव तो बनाता ही बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कार ही व्यक्ति के केवल धार्मिक संस्कार ही नहीं बल्कि जीवन में किए जाने वाले निश्चित कार्य जो हैं, एक तरीके से कार्य जो किए जाते हैं वो भी संस्कार हैं, वो भी मनुष्य को सभ्य बनाते हैं। और संस्कार ही व्यक्ति की पहचान भी बनते हैं। और एक भारतीय समाज के व्यक्ति का जो पहचान है वो संस्कार से ही तो है, जो पूरे दुनिया में एक अलग छवि प्रस्तुत करता है भारतीयों का। संस्कार केवल धर्म से प्रभावित नहीं है बल्कि सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है, ठीक है। इसके अलावा विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जनजातियां, तमाम लोग यहां हैं। कहीं गीता के पाठ हो रहे हैं तो कहीं कुरान के पाठ हो रहे हैं, कहीं बाइबल के पाठ हो रहे हैं, कहीं सिखों के द्वारा अपने धार्मिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। बल्कि एक ही मोहल्ले में एक ही स्थान पर सभी धर्मों के कार्य हो रहे हैं, लेकिन सब आपस में यूनाइट है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। विभिन्न भाषाएं हैं लेकिन सब भाषाएं आपस में संपर्क में हैं। विभिन्न रहन सहन खान पान है लेकिन सबके मन में भारत मां की अवधारणा है। समस्त भारत एक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन जब अपने मन में हम भारत मां कहते हैं तो एकता का भान होता है, एकता की अवधारणा पैदा होती है। जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, एकता की भावना पैदा होती है, विविधता में एकता। उत्तर दक्षिण का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन वहां भी राम पूजे जाते हैं, यहां भी राम पूजे जाते हैं, वहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है। चारों दिशाओं में चारों धाम बने हुए हैं, वो भी कहीं कहीं एकता पर हर तरफ। और ये यूनिटी ही तो है जिसने अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बाद भी आज पूरे भारत को एक रखा है। ये यूनिटी की अवधारणा आज से नहीं चल रही है, युग युगांतर से चल रही है। देखिए ना, भारत के अगर नक्शे को देखिए तो तीनों ओर जो समुद्र या जल है वो कहीं ना कहीं भारतीय सीमा को निर्धारित कर रहा है। यानी भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी प्राकृतिक सीमाएं स्वयं प्रकृति ने निर्धारित की हैं। ये उसके एकता का परिचय है, विविधता में एकता। इसके बाद है ग्रामीण समाज।
ग्रामीण समाज भारत की समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आज भी भारत की 68% जनसंख्या गांव में रहती है। और आपको ये एक विशेषता भी जानना चाहिए कि भारतीय ग्रामीण समाज कोई व्यक्तिगत समाज नहीं है शहर के समान, वो एक सामूहिक समाज है। वहां की संस्कृति सामूहिक है। एक घर चूल्हा नहीं जल रहा, अगर किसी कष्टे तो सभी घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। शहर में तो बगल में ही कुछ हो जाता है, अपने घर में चूल्हा जलता है। यहां का समाज व्यक्तिगत है। और आपको मैं बताऊं, दुनिया में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में समूह महत्वपूर्ण है। हमारा संस्कृति सामूहिक संस्कृति है। और सामूहिक संस्कृति का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो ग्रामीण समाज है। भारत आज भी गांवों का देश कहलाता है। और यही ग्रामीण समाज कहीं ना कहीं भारतीय समाज की दुनिया के समक्ष एक अलग पहचान प्रस्तुत करता है। ये तो पूरी भारतीय समाज की मैंने उन मुख्य धाराओं, मुख्य विशेषताओं को बताया है जो आज तक विद्यमान है, युग युगांतर से चली आ रही है। और इसी अविरल धारा ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक स्थायित्व को आज तक बनाकर रखा है, जिन विशेषताओं को हम आज पढ़ रहे हैं। और भारतीय समाज की विशेषताओं की इस अविरल धारा ने आज भी इस सस्य श्यामला धरती पर आज भी भारतीय समाज की विशेषताओं को प्रवाहित कर रही है। और अनंत काल तक भारतीय समाज की ये विशेषताएं प्रवाहित होती रहेंगी। और वह दिन भी दूर नहीं है जब एक बार हम भारतीय पुनः विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त कर लेंगे। तो आज हमने भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं को, जो भारतीय समाज का पहला चैप्टर था इंडियन सोसाइटी का, वो मैंने बताया। मेंस की परीक्षा में आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं पूरे मनोयोग से, निश्चित ही आपको उच्चतम अंक मिलेंगे। अगले चैप्टर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।